एक इनविजिबल वॉल जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अगर उसे क्रॉस करो तो 7 साल की जिंदगी कम हो जाती है। सोचो, एक ही सिटी में 2 अलग अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है। एक तरफ लग्जरी, सिक्योरिटी और लॉन्ग लाइफ, और दूसरी तरफ स्ट्रगल, पॉवर्टी और शॉर्ट लाइफ। और सब कुछ डिसाइड करता है सिर्फ तुम्हारा स्किन कलर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केप टाउन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल के एक शॉकिंग रियलिटी के बारे में। केप टाउन एक ऐसा शहर जो ऊपर से मॉडर्न और डेवलप लगता है, लेकिन अंदर से डीपली डिवाइडेड है। कैसे एक पुराना सिस्टम जो ऑफिशियली खत्म हो चुका है आज भी लोगों की जिंदगी कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसा डिसीजन जो पीस के लिए लिया गया। ये सिर्फ एक रेसिज्म की कहानी नहीं, ये पावर, पैसा और सिस्टम डिजाइन की कहानी है। केप टाउन में एक साइड में दिखेंगे आपको वाइट कम्युनिटीज, बड़े बड़े घर, सिक्योरिटी सिस्टम, प्राइवेट स्कूल। So here's what life looks like for most white Cape Townians. Nice suburban homes with running water, protected by walls and alarm systems. Some even have signs specifically warning black Africans in their language of Xhosa of dogs inside. और दूसरी साइड ब्लैक कम्युनिटीज, जहां लोग टीन के घरों में रहते हैं। कुछ जगहों पर एक छोटे से स्पेस में 70 से 80 लोग तक रहते हैं। 78 people fit inside of here. Yeah. और सबसे शॉकिंग बात, ये दोनों एरियाज एक दूसरे से सिर्फ कुछ मीटर दूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक दूसरे की दुनिया में एंट्री अलाउड नहीं है। लोग इसे कहते हैं इनविजिबल वॉल। और जब आप मैप को जूम आउट करते हो तो एक अजीब पैटर्न दिखता है। परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस जो ब्लैक और व्हाइट एरियाज को डिवाइड करती है, जैसे किसी ने रूलर से सिटी को कट कर दिया। हालांकि ये रैंडम लाइन नहीं है, बल्कि एक डिजाइन है। सिर्फ केप टाउन ही नहीं, बल्कि जोहान्सबर्ग और डरबन जैसे शहरों में भी यही पैटर्न दिखता है। और इस सिस्टम की शुरुआत हुई अपार्थाइड नाम के लॉ से। According to God's will, the white race should be preserved and not be swallowed up by an inferior race. हालांकि अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो लोगों को कलर के बेसिस पर डिवाइड करो। व्हाइट लोगों के लिए अलग स्कूल, हॉस्पिटल्स, बसेस, इवन बेंचेस, और ब्लैक लोगों के लिए अलग और इंफीरियर फैसिलिटीज। अगर आप ब्लैक हो तो आपको हर वक्त पासबुक कैरी करनी पड़ती थी, एक छोटी डायरी जो डिसाइड करती थी कि आप कहाँ जा सकते हो, कब जा सकते हो और कितने देर के लिए जा सकते हो। अगर आप पासबुक भूल गए तो जेल। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसी वजह से अरेस्ट होते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब आप सुनते हो पेंसिल टेस्ट के बारे में। 1950 में स्यूडो साइंटिफिक टेस्ट होता था, पेंसिल टेस्ट। एक पेंसिल को बालों में फंसाया जाता था। अगर पेंसिल गिर गई तो आप वाइट, अगर अटक गई तो आप ब्लैक, अगर थोड़ी देर बाद गिरी तो आप कलर्ड। Threw a pencil inside the head, prisoner told to face down. If it drops, okay, you could be colored. If it stays there, no, you are not colored, you are black. मतलब एक पेंसिल वो डिसाइड करती थी आपका फ्यूचर, आपका फ्रीडम और आपकी जिंदगी। और इतना वाहियात और बेकार सिस्टम था कि कभी कभी एक ही फैमिली के 2 भाई अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई हो जाते थे, एक फ्री और दूसरे पर हजारों पाबंदी। सोचो ऐसे सिस्टम को जिससे मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। 1960 में डिस्ट्रिक्ट 6 नाम का एरिया जो एक कल्चर हब था, जहां डिफरेंट कम्युनिटीज साथ रहती थी, और 1966 में उसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया व्हाइट्स ओनली। एक सिंपल लॉ, और 55,000 लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। बुलडोजर्स आए और पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लोगों को जबरदस्ती आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट कर दिया गया। ये सिर्फ रीलोकेशन नहीं था, ये आइडेंटिटी इरेज करना था। Population removal. 60 to 70,000 people pulled out of their homes by force. Their homes were bulldozed behind them. और इसके पीछे एक डीपर मोटिव था, चीप लेबर। साउथ अफ्रीका रिसोर्सेज से भरा हुआ था। गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनियम माइनिंग के लिए चाहिए था चीप लेबर जो काफ़ी घंटे काम कर सके और सवाल ना पूछे। लेकिन ब्लैक लोगों के पास अपनी ज़मीन थी। अगर काम पसंद नहीं आया तो वो फार्मिंग पर वापस जा सकते थे। तो सिस्टम ने उनकी लैंड छीन ली, उन्हें गरीब बना दिया, उन्हें डिपेंडेंट बना दिया गया। Africans wanted to sell their labor. It was a natural thing that the outside world should get involved. ये सिर्फ रेसिज्म नहीं था,
ये एक इकोनॉमिक मशीन था जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। 1976 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ब्लैक स्टूडेंट को वाइट लैंग्वेज में पढ़ना होगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर आ गए। उनके हाथ में पत्थर नहीं बुक थी, लेकिन पुलिस ने उन पर भी फायरिंग कर दी। एक 13 साल का बच्चा हेक्टर पीटरसन को गोली लगते ही गिर गया। उसकी फोटोज पूरी दुनिया में फैल गई और यहीं से इंटरनेशनल प्रेशर शुरू हुआ। फिर आया 1994 जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने। एपार्थाइड ऑफिशियली खत्म हो गया। पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा था। Both black and white will be able to walk tall without any fear in their heart. लेकिन यहाँ पर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट। मंडेला के पास दो ऑप्शन थे, या तो व्हाइट लोगों की लैंड और इंडस्ट्रीज ले लो या फिर सिस्टम को स्टेबल रखो। उन्होंने चूज किया स्टेबिलिटी। उन्होंने लैंड सीज नहीं की, इंडस्ट्रीज नेशनलाइज नहीं की, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो इकोनॉमिक क्लैप्स हो सकती थी और सिविल वॉर हो सकता था। शॉर्ट टर्म पीस के लिए लॉन्ग टर्म इनइक्वालिटी मंजूर कर ली गई। और आज 2026 में रियलिटी क्या है? व्हाइट पॉपुलेशन सिर्फ 8% है, लेकिन उनके पास 70% से ज्यादा लैंड है। ब्लैक पॉपुलेशन 80% है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4% लैंड है। व्हाइट हाउस होल्ड की इकोनॉमिक ब्लैक हाउस होल्ड से 3 गुना ज्यादा है। और सबसे शॉकिंग, ब्लैक अफ्रीकन एवरेज में 7 साल कम जीते हैं। सेम कंट्री, सेम सिटी, बट कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। तो क्या मंडेला फेल हो गए, या फिर सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे तोड़ नहीं सका? लेकिन सच ये है कि एपार्थाइड लॉ सिर्फ सिस्टम नहीं था, बल्कि एक किया गया डिजाइन था। सिटीज का डिजाइन, इकोनॉमी का डिजाइन, एजुकेशन का डिजाइन। और जब सिस्टम इतना डीपली इनग्रेन्ड हो तो लॉस चेंज होने के बाद भी रियलिटी चेंज नहीं होती। आज का साउथ अफ्रीका ब्रोकन नहीं है, वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे डिजाइन किया गया था। अगर आपको ये वीडियो शॉकिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मंडेला का डिसीजन सही था या गलत। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।